आप लोग कक्षा 5 में हैं और अभी हम लोग जिस अध्याय की बात कर रहे हैं वो है ये वाला अध्याय जो कि हम लोगों ने पिछली कक्षा में शुरू किया था, मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। यानी कि हम लोगों ने मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ की बात करते हुए पृष्ठ संख्या 21 जो आप लोगों के पुस्तक का है वो हम लोगों ने देखा था, और अब हम लोग इस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे इस कक्षा के माध्यम से और बात करेंगे पृष्ठ संख्या 22 पर आने वाले इस चित्र का सबसे पहले। यानी कि सबसे पहले बात होगी पृष्ठ संख्या 22 पर आने वाले इस चित्र का, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और वो सारी बातें करेंगे जो आप लोगों को आपके बोर्ड के पाठ्यक्रम पीएसबीआई के सिलेबस के अनुसार के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो यहां पर हम लोगों ने जैसा देखा था कि मूवमेंट ऑफ द अर्थ जो है वो बेसिकली दो तरह का होता है, एक होता है रोटेशन, एक होता है रिवॉल्यूशन। रोटेशन जो है वो होता है घूमना या फिर घूर्णन कहलाता है, तो जबकि रिवॉल्यूशन को हम लोग चक्कर कहते हैं। तो चक्कर जो है वो धरती किसकी लगाती है, अर्थ किसकी लगाती है, तो सन की। यानी कि अर्थ का रोटेशन जो है वो सन के साथ होता है, सन के अराउंड होता है। रिवॉल्यूशन, अर्थ का जो रिवॉल्यूशन जो है वो सन के अराउंड होता है, जबकि अर्थ का जो रोटेशन है वो एक्सिस पर होता है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी। एक्सिस क्या होता है वो हम लोगों ने देखा कि एक्सिस जो है एक इमेजिनरी लाइन होता है। तो यानी कि मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ दो प्रकार के, एक रोटेशन ऑफ द अर्थ, एक रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस व्हाइल रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इस चित्र की। यहां पर आप लोगों को दिख रहा है बीच में सन है, यानी कि बीच में सूर्य है। सूर्य के बगल से ये जो अर्थ का जो क्या होगा, तो सूर्य के अराउंड तो रोटेशन होना नहीं है, तो रिवॉल्यूशन ही होगा, चक्कर ही लगेगा। तो ये जो चक्कर है वो लगाए जा रहे हैं, जैसा कि इस चित्र में आप लोग देख सकते हैं। तो यहां पर यही बताया गया है इन चार चक्कर में क्या क्या असर, क्या क्या प्रभाव, क्या क्या इफेक्ट पड़ा है, उसकी बात यहां पर चार जगह पर लिखी गई हुई है। यहां पर सन के इधर स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ऑटम इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यानी कि उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में क्या क्या असर पड़ता है, तो स्प्रिंग वाला मौसम जो है यहां पर होगा और ऑटम वाला जो मौसम है वो यहां पर होगा साउदर्न हेमिस्फीयर में। जबकि यहां पर विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और समर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। विंटर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, समर जो है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में। एक जगह ठंड, एक जगह ग्रीष्म, एक जगह बसंत, एक जगह पतझड़। यहां पर समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, विंटर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। जब इधर देखेंगे तो समर जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा, विंटर जो है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में होगा। यानी कि एक जगह ग्रीष्म गर्मी तो एक जगह ठंड यानी कि विंटर। इस वाले चित्र में ऑटम इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और स्प्रिंग इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। ऑटम जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और स्प्रिंग जो है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में। यानी कि कहीं पर शरद पतझड़, कहीं पर गर्मी तो कहीं पर बसंत तो कहीं पर ठंड। ये सारे जो मौसम है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, ये सारे जो हैं वो किस कारण से होते हैं, तो रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। तो ये जो सन का जो अर्थ रिवॉल्यूशन करता है यानी कि चक्कर लगाता है, उसके आधार पर ये सारी सिचुएशन बनती है। अगर आप देखेंगे स्प्रिंग ऑटम जो है ये जस्ट इसके अपोजिट है, क्योंकि ये दोनों सन के अपोजिट पड़ रहे हैं। और वही समर और विंटर जो है वो इन दोनों के अपोजिट है, क्योंकि ये दोनों सारी सन के अपोजिट दिशा में पड़ रहे हैं। तो हम लोगों ने पहले बात कर रखी है कि जो सन के एक तरफ होगा और जो सन के दूसरे तरफ होगा, दोनों एक दूसरे का अपोजिट होगा, एक दूसरे का उल्टा होगा। जैसा कि इस चित्र के माध्यम से और ज्यादा क्लियर हो गया और ज्यादा स्पष्ट हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये जो चित्र था द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन कॉजेस सीजन, इस चित्र में यही दिखाया गया था कि जो रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ होता है, जो अर्थ का जो धरती का जो चक्कर होता है अराउंड द सन, सन के लिए, यानी कि सूर्य का जो चक्कर धरती लगाता है, जो रिवॉल्यूशन होता है, उससे जो जो सीजन, जो जो मौसम बदलते हैं, उन सारे चीजों को इस चित्र में दिखाया गया था। अब हम लोग बात करेंगे रिवॉल्यूशन एंड इट्स इफेक्ट का, क्योंकि ये जो था ये था रोटेशन एंड इट्स इफेक्ट्स। अब हम लोग बात करेंगे रिवॉल्यूशन एंड इट्स इफेक्ट का। ये जो है रिवॉल्यूशन से असर पड़ा था इस चित्र में, रोटेशन वाली बात हम लोगों ने पहले कर रखी थी।
अब हम लोग रिवॉल्यूशन एंड इट्स इफेक्ट की बात करते हैं। While rotating on its axis, the Earth also revolve constantly around the sun. ये बात हम लोगों ने कर ली कि जो धरती है वो अपने एक्सिस पर रोटेट करने के साथ साथ सन के अराउंड भी रिवॉल्व करता है। This revolution goes on a fixed elliptical path or route at a speed of 30 किलोमीटर पर सेकेंड। और ये जो रिवॉल्यूशन है वो कितने गति से चलता है, तो 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से ये जो रिवॉल्यूशन है वो एक एलिप्टिकल पाथ या फिर एक एलिप्टिकल रूट में चलता है एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से चलता है। दिस फिक्स्ड पाथ इज कॉल्ड द ऑर्बिट। और ये जो फिक्स्ड पाथ है, ये जो स्थिर जो ये जो मार्ग है उसी को ऑर्बिट कहा जाता है, यही ऑर्बिट कहलाता है। सिमिलरली ऑल अदर प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन देयर ओन पार्टिकुलर ऑर्बिट। और जिस तरीके से अर्थ रिवॉल्व करता है उसी तरीके से बाकी प्लैनेट भी, बाकी ग्रह भी सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं अपने अपने ऑर्बिट में, अपने अपने पार्टिकुलर ऑर्बिट्स में। क्योंकि हम बाकी प्लेनेट की बात कर रहे हैं कि बाकी भी सारे करते हैं, तो बाकी भी सारे प्लेनेट करते हैं, इसका मतलब है कि अर्थ भी एक प्लेनेट है। और हम लोग जानते हैं कि प्लेनेट कौन कौन से हैं, तो प्लेनेट जो है एम माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शो अस 9 प्लेनेट। इसको याद करने के लिए आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि सबसे पहले माई भी वेरी, ई एजुकेटेड, एम मदर, जे जस्ट, एस शो, अस यू, एन 9 पी प्लेनेट। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शो अस 9 प्लेनेट। एम फॉर, वी फॉर, ई फॉर, एम फॉर, जे फॉर, एस फॉर, यू फॉर, एन फॉर और पी फॉर। ये सारे जो हैं वो ग्रह के नाम है, यानी कि ये सारे जो हैं ये अलग अलग प्लैनेट्स हैं। जहां पर बात आएगी मरकरी की, जहां पर बात आएगी वेनस की, जहां पर बात आएगी अर्थ की, जहां पर बात आएगी मार्स की, जहां पर बात आएगा जुपिटर का, जहां पर बात आएगा सैटर्न का, जहां पर हम लोग बात करेंगे यूरेनस का, जहां पर हम लोग बात करेंगे नेपच्यून का, जहां पर हम लोग बात करेंगे प्लूटो का। लेकिन अब प्लूटो के बारे में यह है अपडेट कि प्लूटो जो है अब ग्रह के तौर पर समाप्त हो चुका है। तो ये सारी चीजें हैं। और अगर 9 प्लैनेट की बात करें और जहां पर प्लूटो की समाप्ति है तो यहाँ पर ये सारे प्लैनेट हैं, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सारी चीजें हैं। तो जहां पर इसको हिंदी में क्या क्या कहते हैं, तो मरकरी जो है वो बुध कहलाता है, वेनस जो है वो शुक्र कहलाता है, अर्थ जो है वो पृथ्वी कहलाता है, मार्स मंगल कहलाता है, जुपिटर बृहस्पति कहलाता है, सैटर्न शनि कहलाता है, यूरेनस अरुण कहलाता है और नेपच्यून जो है वो वरुण कहलाता है। तो ये सारे हैं, तो सारे अपने अपने ऑर्बिट में सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन वेरीज डिपेंडिंग ऑन देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। और ये जो टाइम कितना लगेगा इन लोगों को रिवॉल्व करने में अलग अलग प्लेनेट को, ये निर्भर करता है कि वो सन से कितनी दूरी पर हैं। सन से दूरी जो है ये निर्धारित करता है कि इनका रिवॉल्यूशन पीरियड जो है वो कितना होगा, यानी कि चक्कर लगाने का जो समय है वो कितना होगा। आगे द अर्थ टेक्स, यहां पर लिखा हुआ है द अर्थ टेक्स 365 1/4 days टू रिवॉल्व अराउंड द सन। ये हम लोगों ने पहले भी देख लिया था कि धरती को एक रिवॉल्यूशन के लिए 365 1/4 दिन लगता है। बट वी नो दैट अ ईयर हैज ओनली 365 डेज। लेकिन हम लोग जानते हैं कि एक वर्ष में तो 365 दिन ही होता है, लीप ईयर में 366 होता है, लेकिन बेसिकली 365 ही होता है। देन व्हाट हैपेंस टू द रिमेनिंग 1/4 और क्वार्टर डे। तो बाकी जो बचा दिन का 1/4 यानी कि 1/4 दिन है, 1/4 दिन है, वो क्या हुआ, उसका क्या बात, उसकी क्या कहाँ गई, तो उन सारी चीजों की अब बात करते हैं। दिस क्वार्टर डे इज एक्यूमुलेटेड फॉर 4 ईयर आफ्टर विच इट बिकम्स अ फुल डे। और ये जो क्वार्टर डे है यही 4 साल के बाद एक साथ जुड़ जाता है, तो 6 6 6 6 जो है
6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा जो है ये 24 घंटा बन जाता है और ये 4 साल में एक बार जुड़ता है, जिसके कारण से 365 जो है वो 366 बन जाता है, यानी कि लीप ईयर बन जाता है। और उस समय फरवरी जो है वो 28 जो होता है, बाकी 3 साल में वो चौथे साल में यानी कि 29 दिन का हो जाता है। यही लिखा हुआ है, दिस फुल डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ फरवरी। ये जो पूरा दिन है ये फरवरी महीने में जुड़ जाता है, इन दैट पार्टिकुलर एरिया, उस खास ईयर में, इन दैट पार्टिकुलर ईयर, खास वर्ष में, मेकिंग फरवरी ऑफ 29 डेज, जिससे फरवरी जो है वो 29 दिन का हो जाता है। सच ईयर इज नोन एज द लीप ईयर, और इस ईयर को, ऐसे वर्ष को हम लोग लीप ईयर कहते हैं। द ईयर 2012 वाज अ लीप ईयर, 2012 जो है वो एक लीप ईयर था। कैन यू गेस द नेक्स्ट 2 लीप ईयर, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगला 2 लीप ईयर कौन कौन सा होगा? क्योंकि ये 2012 की बात कर रहा है पुस्तक अपने अनुसार, आज हम लोग 2025 में हैं, तो 2012 के बाद का जो 2 लीप ईयर है वो कौन कौन सा होगा? 4 साल पर आता है, तो आप लोग गेस कर सकते हैं कि 2012 के 4 साल बाद कौन सा साल होगा, उसके 4 साल बाद कौन सा साल होगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो अगर हम लोग 2025 में हैं तो हम लोग 2012 के बाद 2016 की बात करते हैं, 2016 के बाद 2020 की बात करते हैं, 2020 के बाद 2024 की बात करते हैं, यानी कि 12 के बाद 16, 20 और 24 जो है ये 3 लीप ईयर जो है वो अभी तक बीत चुके हैं। आज हम लोग 2025 में हैं, अगला जो है वो 24 के बाद 28 में आएगा। तो लीप ईयर जो है वो ऐसे ही होता है। यहाँ पर फरवरी जो है वो 29 दिन का होता है, और ये क्यों होता है? तो 365 1/4 वाला जो कंसेप्ट हम लोग देख रहे हैं उसके आधार पर होता है। अब हम लोग बात करेंगे सीजन का, कि आखिर ये जो सीजन है ये कैसे बदलते हैं, ये सीजन का क्या असर होता है, जैसा कि हम लोगों ने चित्र के माध्यम से देखा था। लेकिन इसको और ज़्यादा विस्तार में देखेंगे, जैसा कि आप लोगों को पढ़ना है, पृष्ठ संख्या 22 से होते हुए पृष्ठ संख्या 23 और आगे पढ़ना है इस अध्याय के तहत। इसके लिए हम लोग मिलते हैं अगली कक्षा में, तब हम लोग सीजन और उसके आगे की बात करेंगे।